नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली जो अपनी क्लास है इसमें हम हिंदी के और इंग्लिश के बड़े ही शानदार क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस जो टाइप्स होती हैं, जो बार बार रिपीट होती हैं, या बोल सकते हो कि इस बार भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं सेम पैटर्न के सेम टॉपिक से क्वेश्चंस, उनको आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चंस बड़े ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं आप सभी के लिए, जो महत्वपूर्ण होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। और आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना कोई हमें हड़बड़ी है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस शानदार लेके आया हूं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में तत्सम शब्द से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, इसके बिना एग्जाम पूरा नहीं हो सकता। और देखिए ये बात भी हमें याद रखनी है कि हिंदी के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितना मैक्सिमम हम स्कोर करेंगे हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर 10 में से 10 हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हमारे लिए रहता है। इंग्लिश है, इसमें जितना भी आप कर पाओ वो कम ही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में पूरा तो करना आसान है नहीं, तो जितना करोगे उतना ही कम है। उस हिसाब से हमें तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से प्यारी प्यारी चीजें मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूं, ताकि इंग्लिश भी आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाए। देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है। तत्सम शब्द यानी कि जो अपने संस्कृत वाले शब्द हैं वो हमें बताने हैं, जिनका इस्तेमाल संस्कृत के रूप में किया जाता है। लाख, काठ, भ्राता, खेत, इनमें से देखिए संस्कृत वाला कौन सा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब कुछ दिख जाएगा। लाख का होता है, लाख होता है लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य ऐसे लिख दे या लक्ष्य ऐसे लिख दे, लक्ष्य, है ना। तो ये हो गया। काट क्या होता है, काट का संस्कृत शब्द कौन सा होता है, इसका होता है कास्ट। भ्राता है, यह संस्कृत शब्द ही है, तो हमें वही बताना था, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा भ्राता। भ्राता का मतलब क्या होता है, भ्राता का मतलब होता है भाई। और खेत का क्या होता है, खेत का क्या हो जाएगा यहां पर, खेत का किस प्रकार से लिखेंगे, खेत को हम क्षेत्र लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्षेत्र, इसको इस प्रकार से ही लिखा जाता है, लेकिन हमें तत्सम शब्द बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन से आपका मुहावरे और लोकोक्ति से आपके एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा। घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आपने सुना होगा ना कि मैंने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। इसका मतलब क्या है, अनुभव ले रखा है हर जगह का। तो क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट के पानी पीने का मतलब है बहुत अनुभवी होना। और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनको तो हम गलत कर ही नहीं सकते, है ना। और इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं। अगर याद है, अर्थ समझ में आ गया तो आंसर कर दोगे, नहीं समझ में आया तो नहीं करोगे। देखो, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपने को इसमें बताना है वो सर्वनाम शब्द कौन सा है जो आदर सूचक भी है। आदर सूचक यानी कि किसी को अगर हमें आदर से बुलाना है, रिस्पेक्ट से, सम्मान से बुलाना है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज निजवाचक है। निजवाचक का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल हम स्वयं के लिए भी करते हैं। स्वयं मतलब खुद के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, निजवाचक कहा जाता है। अब देख लो, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है चार में से जिसका हम आदर देने के लिए भी करते हैं और खुद के लिए भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप। क्योंकि आप किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं ना, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो आप हमें किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सम्मान देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और निजवाचक के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकंड भाई, बारिश आ गई है। लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है जी। इन्वर्टर से सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन बहुत गड़बड़ है।
लाइट बहुत गड़बड़ है, लेकिन क्लास करवाना जरूरी है, क्लास नहीं छोड़ सकते, है ना। कल ही क्लास छूट गई थी सुबह वाली, तो स्टूडेंट थोड़े से नाराज दिखे, तो आज सोच लिया कुछ भी हो जाए, है ना, कितना भी सहन करना पड़े, आपको क्लास देनी है। तो इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं कि वाक्य के प्रमुख घटक कौन से होते हैं। जो वाक्य होता है उसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं, बताइए। वाक्य के प्रमुख घटक आप खुद भी आंसर करने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए तो हूं यहां पर अवेलेबल, लेकिन अगर आप खुद कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वाक्य के जो प्रमुख घटक होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, जिसमें एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। क्या है कि 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी उद्देश्य और विधेय तो याद कर लिए, लेकिन होते क्या है उसके बारे में बताइए। जैसे एक वाक्य में क्या होगा, कर्ता होगा, कर्ता मतलब जो काम करने वाला होता है। दूसरी चीज, या तो वो कोई क्रिया कर रहा होगा या कोई कर्म कर रहा होगा। तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य का मतलब है कर्ता, और विधेय का मतलब क्या होता है, कोई क्रिया हो रही हो या कोई कर्म हो रहा हो, उसको क्या कहा जाएगा, विधेय। और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, हमारा वाक्य बनता है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम और अक्ष समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है आमर वृक्ष। भाई रुक जाओ, आमर वृक्ष, ठीक है। आज लाइट नहीं आने की वजह से गेट ओपन था ना, तो मक्खियां आ गई है ठीक है, ये खुद चलाते हैं बोर्ड को, ये कंट्रोल से बाहर ले जाते हैं। चलो आमर वृक्ष, आमर वृक्ष का मतलब क्या होता है, आमर का मतलब क्या होता है, आम, और वृक्ष का मतलब वृक्ष, तो आम का वृक्ष हो जाएगा। आमर वृक्ष क्या हो जाएगा, आम का वृक्ष। तो आमर का वृक्ष ही लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आमर का वृक्ष लिख देंगे। आम का वृक्ष लिखा हुआ होता तो आम का वृक्ष लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा और एडवांस जाके आपसे ये पूछ सकता था कि जो आमर वृक्ष है उसमें कौन सा समास है, क्योंकि पूछा जाता है, आपने देखा होगा, हमने पिछला प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा क्या हो जाएगा, समास कौन सा है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्रमधारय समास, क्रमधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा भाई, क्रमधारय समास, ये अपने को ध्यान रख लेना है। क्रमधारय समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ये कर रहे होते हैं। आमर वृक्ष, आम का वृक्ष, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। जो व्यक्ति जन्म ना ले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का अर्थ क्या होगा। जो व्यक्ति जन्म ना ले, यानी ऐसा व्यक्ति जो जन्म ही नहीं लेता, उसको क्या कहा जाएगा भाई। जो जन्म ही नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अजन्मा, ठीक है जी। देखो जन्मा का मतलब होता है जिसने जन्म लिया है, और ए हमेशा नेगेटिव सेंस में लगता है। ए जहां पर भी लगता है ना वो नकारात्मक रूप में लगता है, नकारात्मक रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जन्मा हो गया जिसने जन्म लिया है, तो ए लगा दिया तो इसका मतलब है जिसने जन्म नहीं लिया है। तो ए का इस्तेमाल नकारात्मक रूप में यानी कि नहीं या न के रूप में हम कर रहे होते हैं, तो ये हो गया अजन्मा। अनस्वर, तो नस्वर तो होता है जिसका नाश हो जाए, जिसका नाश हो सकता है। अनस्वर हो जाएगा जिसका नाश नहीं हो सकता, ठीक है जी। अमर, अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे। अमर, ए का मतलब हो गया, ए का मतलब नहीं, और मर का मतलब मरे, तो जो कभी भी नहीं मरेगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम अमर कहते हैं। अजर किसको कहा जाता है, अमर अजर एक साथ आता है। अजर, अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा न हो, बूढ़ा नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भाई अजर, ठीक है जी। तो चारों पता चल गया, और 4 के साथ साथ और 4 आपको पता चल गए। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो पर्यायवाची शब्द तो आपको याद करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है जी, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तट आपने सुना होगा ना, समुद्र के तट पे है, तो तट का मतलब क्या हो गया, किनारा हो गया, सभी को पता ही है, बिल्कुल आसान है ये तो। तट का क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। इसके अलावा कुल, कगार, सारे के सारे पर्यायवाची आप याद कर लेना। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये वही पूछे जाते हैं आपसे मोस्टली जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमने पढ़े होते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, प्रमाणिक पूछा है। अब देखो इनमें से कौन सा ठीक है ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो प्र नहीं आता, प्रा आता है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब इन तीनों में देखिए, ये मैं है, मां है तो मैं नहीं आएगा, मां आएगा तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें बड़ी नहीं लिखा हुआ है, बड़ी भी नहीं हो सकती, छोटे वाला ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रामाणिक, बिल्कुल ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो कर लोगे आप, इसमें तो ज्यादा सोचने वाला है ही नहीं भाई, कंट्रोल में हमारे रहने दो। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। अभी हमने प्रत्यय पढ़ा था, जो क्या है उपसर्ग, यहां पर उपसर्ग की बात कर रहा है, प्रत्यय की बात नहीं कर रहा, उपसर्ग की बात कर रहा है। तो प्रत्यय है वो लास्ट में लगता है, उपसर्ग है वो स्टार्टिंग में लगता है। तो अब स्टार्टिंग में आपने को देखना है कि किस शब्द में उपसर्ग का सही उपयुक्त हुआ है। आज दोनों हाथ चलाने पड़ रहे हैं भाई, तो बताओ किसका सही उपयुक्त हुआ है, किसमें उपसर्ग। तो इसका हो जाएगा सरताज, क्योंकि सर है वो उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, प्लस में ताज क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो सर क्या है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग है, यह वाक्य के शुरुआत में लगता है, शुरुआत में, ठीक है जी, शुरुआत में लग रहा होता है, और प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है। तो उपसर्ग से भी क्वेश्चन आता है, प्रत्यय से भी आता है, तत्सम शब्द से भी आता है, तद्भव शब्द से भी आता है। चार तो ये याद कर लो, मुहावरे लोकोक्ति से आता है, पर्यायवाची से आता है, विलोम शब्द से आता है, फिक्स है। देखिए, और अलंकार से तो आएगा ही आएगा। देखो उस क्वेश्चन में मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि भाई अलंकार से आ सकता है, ठीक है। तो अलंकार, समास, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आएंगे। देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। तो यहां पर देखो विहग विहग एक साथ आ रहा है, पुंज पुंज एक साथ आ रहा है। तो वाक्य में विहंग और पुंज की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार होगा, ये तो सभी कर देंगे, लेकिन सभी करने के लिए एचएसएससी छोड़ती नहीं है। एचएसएससी छोड़ती नहीं है कि सब कर ले। अब ऑप्शंस पढ़ो तोते उड़ा दिए, ठीक है जी, ऑप्शंस पढ़ो तोते उड़ा दिए कि सर जी अब क्या करें, अब क्या करें। हमें तो यहां पर विहग विहग एक साथ आ रहा था और पुंज पुंज एक साथ आ रहा था, तो हमने सोचा कि ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, ठीक है जी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। हमने तो यही सोचा था सर जी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो ऑप्शंस में ही नहीं है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि यहां पर पुनरुक्ति हो रही है विहग विहग की और पुंज पुंज की। तो जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है उसका दूसरा नाम होता है विप्सा अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस नहीं करवाना मुझे, मैं सिंपल क्वेश्चंस करवाना मैंने छोड़ दिया है। इजी जी है, आप हर जगह पढ़ रहे हो, बुक्स में भी पढ़ते हो, नोट्स में भी पढ़ते हो, हर जगह पढ़ते हो, ठीक है, वो कर लोगे, वो याद हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में स्कोर करना भाई, देखो 50% क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट कर लेंगे,
ठीक है, 50%, यानी कि आधा पेपर सभी कर लेंगे। अब आधे से जो ऊपर जाने में है ना, वही कठिनाई होती है, वहीं पे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 50 से 70 पे जाओगे और मुश्किल, 70 से 80 जाओगे और मुश्किल, 80 से 90 जाओगे और मुश्किल। तो हमें यहां पर टक्कर मारनी है भाई, तो इसलिए हमें मुश्किल मुश्किल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे, वो मैं आपको करवा रहा हूं। कल परसों मैंने जो जीके वाली क्लास करवाई थी, उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जी क्या आईएएस की तैयारी करवा रहे हो। भाई वैसे तो आईएएस के लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है ये, लेकिन एचएसएससी ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है ना, वो हरियाणा में सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है। जिनको लगता है कि ग्रुप सी का होता है या पटवारी का होगा, ग्राम सचिव का होगा या हरियाणा पुलिस का होगा, नहीं, ग्रुप डी का सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है। फिर इस बात को नोट कर लेना, और शक हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। हरियाणा पुलिस का मैथ कुछ नहीं आता, ग्रुप डी का मैथ तगड़ा आता है। हरियाणा पुलिस की साइंस कुछ नहीं आती, ग्रुप डी की साइंस तगड़ी आती है, और वैसे ही सभी सब्जेक्ट तगड़े आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, तगड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, देसी घी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो समझो इस बात को। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ये देखिए। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। घर बगीचा, सॉरी, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। देखो इसमें देखोगे तो ये लगाई, ये लगना ही नहीं चाहिए था, ये आएगा ही नहीं, है ना, ये आते ही ये तो गलत हो गया। और इनमें देखोगे तो इनमें भी गलती ही मिलेगी। झगड़ों में यहां पर इस्तेमाल होगा, शुद्ध वर्तनी नहीं लिखी हुई है, इसमें भी कुछ होगा। हे लड़के इधर आओ, तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। हे लड़के लिखा हुआ है, तो हे लड़के इधर आओ, तो ये एक साथ आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें भी गलती है, तो तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो ये वाला वैसे ही ठीक था। आगे बढ़ते हैं कि गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब अपने को प्रत्यय बताना है, गायक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। गायक तो मैंने शायद पिछली प्रैक्टिस वगैरह किया था, उसी में आ गया था ये क्वेश्चंस, तो बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, नहीं भी आया था तो इससे मिलता जुलता आ गया था, जिसमें मैंने प्रत्यय के बारे में बता दिया था कि कौन सा प्रत्यय लगेगा। गायक, तो गायक में अक प्रत्यय आएगा, बस लास्ट में लगता है। आगे देखिए, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये अपने को बताना है। बताइए, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। श्रावण, गवेषणा, शयन या उच्छ्वास, बताओ। तो श्रावण है, ये अयादी संधि का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये व्यंजन संधि का है। ये कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अभी 2-3 प्रैक्टिस सेट और करेंगे हम, उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास आ जाएंगे, है ना। हिंदी के जितने भी टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप अच्छे से कर लोगे। अभी ये 2-3 प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं ना, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि आपको टॉपिक्स की वैल्यू पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका रिवीजन भी हो जाए जिन्होंने पहले पढ़ रखे हैं। फिर जो भी कमियां हैं वो सारी कमियां हम क्लासेज में दूर कर देंगे, छोटी छोटी 20-20, 30-30 मिनट की क्लास रखेंगे। ओके, चलिए। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ने वाले हैं भाई, इस बात को भी नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो किसमें सही का प्रयोग हुआ है? मैंने आज खेलने नहीं जाना, मैंने आज खेलने नहीं जाना, ये नहीं होगा। इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होगा भाई? मुझे आज खेलने नहीं जाना। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, हमें सही वाला बताना है। सुबह देर में उठना ठीक नहीं लगता, सुबह देर में उठना ठीक नहीं लगता, तो क्या है? देर से उठना ठीक नहीं लगता, तो ये भी गलत हो गया। यह किताब 230 रुपए से बिक गई, से नहीं में,
230 रुपए में आएगा, 230 रुपए में भी गई तो ये भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप ठीक है। देख लो, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया वो तीनों में क्या क्या गलती थी, क्यों गलती थी, वो भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कक्ष के खालिस्तान बहुत गर्मी है, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है अपने को। बाहर का विलोम शब्द, तो बाहर का विलोम शब्द क्या होगा, अंदर। अंदर यहां पर नहीं लिखा हुआ तो कौन सा हो जाएगा, भीतर। तो क्या है, कक्ष के भीतर बहुत गर्मी है, ठीक है जी। तो अंदर होता, क्योंकि बाहर का क्या होता है, अंदर होता है, अंदर नहीं है तो भीतर। भीतर का मतलब भी क्या होता है, हरियाणा अपने क्या बोलते हैं, भीतर, मतलब घर के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ भाई इंग्लिश वाले, जिनको इंग्लिश अच्छी लगती है या खतरनाक लगती है, डेंजर कैसी लगती है पहले बताना भाई। इंग्लिश से डर लगता है या प्यार होता है, क्या है, इंग्लिश कैसी लगती है, ईमानदारी से समझ में आती है, नहीं आती, और जो मैं करवा रहा हूं वो तरीका कैसा लगता है, उससे याद होता है, समझ में आता है या नहीं आता, ये भी जरूर बताना। देखिएगा, टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज। अब इसमें आपको बताना है, ये शायद क्वेश्चंस थोड़े अलग लेवल का हो गया, लेकिन इसको समझ लीजिए कि जो टूरिस्ट हैं, यानी कि टूरिज्म मतलब समझ गए ना, कि भाई जिसके लिए टूरिस्ट आते हैं, घूमने फिरने के लिए जो लोग आते हैं, ये जो इंडस्ट्री है, ये हमारी कंट्री को, देश को, या कोई भी देश को कंट्रीब्यूट करती है। किस चीज में, किस चीज में करती है भाई, पॉपुलेशन बढ़ाने में नहीं भाई। अनएम्प्लॉयमेंट क्या आके यहीं पे थोड़ी ना बसते हैं, वो तो घूमने के लिए आए हैं, टूरिस्ट हैं, वो बसते नहीं है, घूम कर चले जाते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर और रिलीजन, एग्रीकल्चर क्या यहां पर खेती करने आते हैं, नहीं भाई। तो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट पेपर भाव पड़ता है इस चीज से, आगे देखते हैं, रुकिए। रिलीजन नहीं, तो यही हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग आते हैं ना, वो हमें यहां से सीख के भी जाते हैं, बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो चीज बता के जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो कैसे, अब बोलोगे सर जी कोई बाहर से आया, एम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ, भाई बाहर से आया, अपने दुकान से सामान खरीद के खा रहा है, यहाँ पर होटलों में रह रहा है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। बड़े बड़े जो जहां पर घूमने वाले स्थान है ना, वहां पर देखोगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार ही क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई हमने नारनौल में है ना, बहुत सारे विदेशी लोग देखते थे, जब हम कॉलेज टाइम पे थे ना, कॉलेज में, तो हम सोचते थे यार अंग्रेज आ क्यों रहे हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते थे, अंग्रेज होते थे, इंग्लैंड वाले, तो ये आ क्यों रहे हैं, अपने नारनौल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर बाद में पता चला, नारनौल घूमे या अब हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट किया, तब समझ में आया बहुत सारी चीजें तो हरियाणा जीके से पता चली, ठीक है जी। क्योंकि हम थोड़े सिंपल से बालक थे, सीधा कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, ठीक है। दोस्त भी सारे ऐसे ही थे हमारे, तो इस वजह से बाद में पता चला कि भाई हरियाणा का ऐतिहासिक शहर है नारनौल, यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है जी। जो लोग जल महल जयपुर देखने जाते हैं, अपने हरियाणा के नारनौल में भी जल महल है, ठीक है जी। जल महल में तो हमने बहुत से समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेटीज, बर्गर वगैरह आराम से बैठ के बहुत खाए हैं भाई, ठीक है। पर ये बात अलग थी, तो बाई चांस ही उसमें जल मिला हमें, वरना जल महल में जल नहीं मिला, ठीक है। चलो अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपोजिट आपको चुनना है वर्ड, अपोजिट किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका, तो इसका अपोजिट चुनना है। अपोजिट समझ गए ना, विपरीतार्थक विलोम शब्द। तो किसका, फ्रीक्वेंट का। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज लगातार हो रही होती है, जो रिपीट हो रही होती है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, आप ये बोल सकते हो कंटिन्यू जो चीज चलती रहती है। इसका विपरीत क्या होगा, जो कभी कभी हो। भाई लगातार का मतलब क्या होगा, कभी कभी, जिसको हम हिंदी में ईद का चांद बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत रेयर हो जाएगा, ठीक है जी, रेयर हो जाएगा। फ्यू का मतलब कम, अनयूजुअल आप सभी को पता ही है, ठीक है जी। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सोचो। एक्सटिंक्ट का मतलब थोड़ा सा सोचो का होता है। इसका मतलब होता है, जो हमने पढ़ा था साइंस में या जीके में,
जो चीज विलुप्त हो चुकी होती है, और यहां पर ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो जो विलुप्त ज्वालामुखी है उसकी बात है। देखो पढ़ो, अर्थक्वेक्स यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है जी। अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान, कि जापान में है वो लगातार कंटिन्यू, और जो अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी है, वो आते रहते हैं, फटते रहते हैं। तो ऐसे ही था कि भाई फ्रीक्वेंट है, तो इसका विपरीत क्या होगा, रेयर, कभी कभी। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। इसमें भी आपको अपोजिट ही बताना है, विपरीत ही बताना है, विलोमी ही बताना है, अंडरलाइन का ही बताना है। तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर अर्थ ना समझ में आए तब हम पूरा पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, सिलेंडर लिखा हुआ है, ठीक है जी। सी इज सिलेंडर इन फिगर, तो सी इज सिलेंडर इन फिगर, तो सिलेंडर का मतलब समझ गए होगे, फिगर मतलब सी की बात हो रही है, लड़की की यहां पर बात हो रही है। सी इज सिलेंडर इन फिगर, तो मतलब पतली सी है, दुबली सी है, या फिट भी सी बोल सकते हो थोड़ी सी। तो इसका विपरीत आपको बताना है, इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा। तो इसका विपरीत क्या होगा, पतले का विपरीत मोटा। तो देखिए स्लिम का मतलब क्या होता है, स्लिम का मतलब भी होता है जो पतला है, फिट है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत, मजबूत, ताकतवर, मोटा पतला नहीं, ताकतवर की बात हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग ताकतवर हो गया। अब इसमें और इसमें आपको देखना है, इनमें से मोटा किसका होता है। तो स्टाउट का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है जी, इसका मतलब होता है मोटा, ठीक है जी। तो अपना जो सिलेंडर है इसका मतलब पतला, तो स्टाउट का मतलब क्या हो जाएगा, मोटा, पतला मोटा, एक दूसरे के क्या हो गई है, विपरीत हो गए। अब बोलोगे सर जी इसका मतलब तो बता दीजिए। तो ये फ्रेल है, इसका मतलब होता है भाई दुर्बल, कमजोर, ठीक है जी, दुर्बल, इसका मतलब भी क्या होता है, दुर्बल, या आप बोल सकते हो कमजोर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से एक बात समझ में आई, यहां से एक बात समझो आप, कि बिल्कुल सिंपल वाले नहीं आएंगे, आपको थोड़ा अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा। जो आप किसमें, अखबार वगैरह से पढ़ सकते हो, या बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर सकते हो, जिसमें पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप कंटिन्यू पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो आपकी वोकैब है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप आराम से कर पाओगे। इसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी थोड़ा सा समझ का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा नहीं आता। अगर मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी भी चीज का हो, समझ का इस्तेमाल करो। अगर याद नहीं है तो समझ का इस्तेमाल करो, है ना। चलिए जैसे इसका देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टेल स्टोरीज, टोल स्टोरीज, सॉरी, हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टोल स्टोरीज। अब नहीं समझ में आया, मतलब अगर नहीं पता इसका, तो थोड़ा सा समझो कि उसका जो स्पीच है वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, फुल मतलब भरा हुआ रहता है, टोल स्टोरीज मतलब बड़ी बड़ी कहानियों से। तो आपने सुना होगा ना कि वो अपने बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो यही उसका अर्थ है, कि उसका जो स्पीच होता है, जब भी वो भाषण देती है, वो बड़ी बड़ी फेंकती है, ठीक है जी। तो मोदी जी से इंस्पायर लगती है भाई, ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी फेंकती है, तो टोल स्टोरीज हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को एग्जिजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जिजरेट, ठीक है जी। तो ये अपना हो जाएगा टोल स्टोरीज, इसका हो जाएगा एग्जिजरेट, यानी कि उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बात करना, ठीक है जी, आराम से कर लोगे। और यहां पर जो टेल्स लिखा हुआ है, तो स्टोरीज की जगह पे टेल्स भी इस्तेमाल कर लेता है, टोल टेल्स, ठीक है जी। ये क्या है, इडियम ही है, इडियम फ्रेज ही है अपना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। इसका जो ये लिखा हुआ है ना, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मतलब इस पूरे को किस एक छोटे वर्ड में हम डाल सकते हैं, ठीक है, किसी इस छोटे वर्ड में हम डाल सकते हैं। तो समझोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग in which each apartment is owned separately by the people, मतलब कि अपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है,
जिसमें जो अपार्टमेंट हैं वो ओन किए जाते हैं, उनका मतलब उनका मालिकाना हक है, लोगों ने खरीद रखे हैं सेपरेटली, मतलब अलग अलग लोगों ने, एक लोगों का नहीं, अलग अलग लोगों ने खरीद रखा है। पीपल्स लिविंग इन इट, मतलब कि वहां पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर एरियाज, तो उस एरिया को वो शेयर करते हैं। ठीक है जी। अब उस चीज को क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है। तो आपने देखा होगा शहरों में नहीं गए तो मूवीज में देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, और वो सारे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और एक साथ रहते हैं, और उसका जो मालिक होता है वो सभी का अलग अलग होता है। तो उसको क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा है, तो उसको क्या कहा जाएगा ये अपने को बताना है। तो उनको कहा जाता है भाई कॉन्डोमिनियम। ठीक है जी, कॉन्डोमिनियम उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्डोमिनियम उनको कहा जाता है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। डुप्लेक्स का मतलब होता है डबल डोर, मतलब डबल छत, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और अंदर से ही जो होता है उसी को बोला जाता है, कि सीढ़ियां हैं जिसके अंदर से होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? डुप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स आपने सुना होगा, जो आजकल मूवीज थिएटर होते हैं वो कैसे आने लगे हैं? मल्टीप्लेक्स आने लग गए हैं। ठीक है जी। क्रावन, ये तो वैसे ही है बिल्डिंग। चलिए, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। और क्या हो जाएगा? आउटरेजियस, आउटरेजियस का आपको बताना है। इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है ये आपको बताना है। आउटरेजियस का बताइए कौन सा ठीक हो जाएगा। पहले इसका अर्थ बता देता हूं, फिर आप स्पेलिंग देखना, अगर याद है तो ठीक है। आउटरेजियस का मतलब होता है अपमानजनक। अपमानजनक, आपने सुना होगा ना कि आउटरेज हो गया, ठीक है जी, किसी के साथ मतलब गड़बड़ हो गई तो अपमान वाली चीजें हो गई, तो आउटरेजियस हो जाएगा। अब देखो कौन सा है, देखिए भाई कौन सा हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जिसने ऑप्शन नंबर बी किया है उसका बिल्कुल ठीक है। ये पढ़ा नहीं सकते इसको, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ठीक है जी, आप खुद ही करोगे इसको, वो प्रैक्टिस से होगा। बहुत सारी जब इंग्लिश वाली वो कब याद करोगे, देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तभी हो पाएगा। ये थोड़ा समझदारी से भी कर सकते हो। चलो, पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। इसके बतानी है भाई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुना होगा, वैसे ही आपको बताना है, पैसिव फॉर्म बतानी है। तो शीतल विल हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका आपको पैसिव वॉइस बनानी है, बताओ। तो सबसे पहले द वर्क को उठाएंगे, तो द वर्क हमने उठा लिया, तो द वर्क सभी में है क्या? इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये हो गया द वर्क। ठीक। विल हैव है, जो विल हैव है वो किस में बदल जाएगा? विल हैव बीन में बदल जाएगा, तो विल हैव बीन होना चाहिए। तो विल हैव बीन में बदलेगा, इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द शीतल। ओके जी, तो इस प्रकार से अपने को करना है, आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेंशन मतलब क्लास करवाऊंगा पैसिव वॉइस की, और मतलब वॉइस की और नरेशन की, दोनों की मैं करवाऊंगा क्लास। बाकी कोई क्लास नहीं होगी, बाकी याद कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने डाल भी दिए हैं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, और इसके अलावा जो एंटोनिम सिनोनिम है वहां की, उन सभी की जो इंपॉर्टेंट है उनकी पीडीएफ है, टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है। तो टेलीग्राम प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से ही है, वरना लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुना होगा तो बदलिए। आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड, तो क्या होगा? ही सेड दैट सभी में है, तो इतना तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव बोट ए हाउस, उसने बोला कि मैंने एक घर है वो खरीद लिया है, तो ही सेड दैट ही हैड, क्योंकि आई है वो ही में बदल जाएगा, क्योंकि वो खुद के बारे में बात कर रहा था, तो ही। अब देखो क्या है, हैव किस में बदलेगा? हैव किस में बदलेगा बताओ? ये क्या था आपका? आई हैव था, यानी कि आपका क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट था। प्रेजेंट परफेक्ट है, वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पास्ट की यहां पर बात हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा? ही हैड, तो ही हैड इसी में है, ही हैड बोट ए हाउस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। प्रीपोजिशन आपको भरनी है, प्रीपोजिशन से पक्का एक क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का ही आने वाला है। तो इसमें प्रीपोजिशंस मेनली अगर आप फ्रेजल वर्ब से याद कर लेते हो तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है। सी सक्सीड, खालिस्तान, यहां पर आपको प्रीपोजिशन भरनी है डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क, कि वो अपनी दृढ़ता और मेहनत की वजह से सक्सेस हो गई है। तो अगर आप दृढ़ रहोगे कि मुझे पढ़ना ही है, जैसे मैं अब क्लास बना रहा हूं आज सुबह से, लाइट नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गर्मी मर लेंगे, थोड़ा पसीना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, बाद में ऐसी में बैठ लेंगे भाई। ठीक है। तो ये चीज है, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एग्जाम तक, तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ। तो इसमें जो अगर आपको फ्रेजल वर्ब याद होगी तो ये क्या होता है, बाई डिंट ऑफ होता है, बाई डिंट ऑफ। ठीक है जी, बाई डिंट ऑफ होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट से। ठीक है जी, बाई डिंट ऑफ का मतलब है रिजल्ट, कि जो ही सी सक्सेड वो सक्सेस हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है कि उसकी प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क, कि उसकी दृढ़ता और जो उसका कठिन मेहनत किया था जिसकी वजह से। तो बाई डिंट ऑफ एक साथ यूज होता है, बाई डिंट ऑफ याद कर लेना, एग्जाम्स में काम आएगा। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का इस्तेमाल होता है, तो कभी बाई कभी ऑफ। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड खालिस्तान द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो मैं तो टू तो बोल ही गया। ठीक है जी, विजिट के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बताओ, आराम से पढ़ो। ये भी फ्रेजल वर्ब है भाई, यहां पर क्या है, फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी, कि भाई लुक फॉरवर्ड के साथ किसका इस्तेमाल होगा, टू। लुक फॉरवर्ड टू यानी कि भविष्य के बारे में सोचना, तो लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा। और टू विजिट तो ये तो आपने सुना ही होगा, कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी। आगे देखिए क्या है, फिलिंग द ब्लैंक तो आपको भरना है, इनमें से कौन सा सही है वो आपको भरना है, बताओ। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन खालिस्तान ऑफ इटोन। तो द वाटर ऑफ वाटरलू, द बैटल ऑफ वाटरलू, तो जो वाटरलू का जो बैटल था यानी कि जो युद्ध था, वाज वॉन ऑफ इटोन ऑन द प्लेइंग फील्ड, क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेइंग फील्ड। भाई कहां पर जीता गया था, ऑन द प्लेइंग फील्ड। ठीक है जी। तो यहां पर यह समाप्त होता है, अपना है वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, थोड़ा कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा और प्रैक्टिस भी हो गई होगी। लेकिन ईमानदारी से बताना कैसा लग रहा है जो मैं आपको ये इंग्लिश यहां पर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा बहुत आपके काम आ रही है या नहीं आ रही, वरना बेवजह आप मेहनत कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, आपकी हेल्प होती है या नहीं होती। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नरेशन वॉइस है वो मैं जरूर करवा दूंगा। ठीक है जी, आपके एग्जाम से पहले नरेशन वॉइस करवा दिया जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं तो दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, नहीं आते तो आते भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों बात है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी। और जो टेलीग्राम पे मैंने डाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम, उनको जरूर याद कर लेना। और फ्रेजल वर्ब भी मैं कोशिश करूंगा अगर डाल पाए तो वो भी डाल दूंगा, वरना आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल होगी उससे आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। राम राम सभी को।